नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूएनएससी के ड्राफ्ट प्रस्ताव में संशोधन किया गया है। बड़ी खबर आ रही है और प्रस्ताव में पुतिन को लेकर जो कहा गया है उसे हटाया जा रहा है। भारत और यूएई को साथ लाने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि जब कल अमेरिका की तरफ से इसके पहले जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था उसमें यूएई भारत नदारत रहे, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद से इसमें संशोधन ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और प्रस्ताव में पुतिन को लेकर जो कहा गया है उसे हटाया जा रहा है। तो इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। भारत यूएई को साथ लाने के लिए कोशिश की जाएगी, इसका संशोधन किया जा रहा है। यूएनएससी ड्राफ्ट में जो प्रस्ताव है उसमें ये अब खबर आ रही है कि उसमें संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो निंदा प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से लाया गया था उसमें 3 देश ने वहां पर हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत, यूएई और चीन थे। अब इसमें खबर आ रही है कि भारत और यूएई को भी साथ लाने की कवायद की जा रही है और इसको इसीलिए संशोधन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस प्रस्ताव में यह भी हो रहा है कि पुतिन को लेकर जो कुछ भी इसमें निंदा प्रस्ताव में कहा गया था उसमें भी कुछ संशोधन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आज की हम आपको बता रहे हैं, ये अपडेट खबर है। इसके पहले अमेरिका की तरफ से निंदा प्रस्ताव लाया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और जिसमें रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और फिर ये प्रस्ताव गिर गया। तो अब इस पूरे मामले में अब खबर ये है कि जो प्रस्ताव है उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है। ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसमें कुछ संशोधन के साथ, और इस प्रस्ताव में पुतिन को लेकर जो उसमें कहा गया था उसको हटाया जाएगा। इसके अलावा जो खबर यह भी है कि भारत यूएई को साथ लाने की कवायद की जाएगी। तो रूस यूक्रेन विवाद के बीच ये बड़ी खबर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया तो उसमें संशोधन किया जा रहा है और इसमें 2-3 बातें उसको बदली जा रही हैं। इसमें एक बात यह है कि जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जो उसमें कुछ लिखा गया था उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा वो जो देश हैं जिन्होंने इस निंदा प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लिया था उनको भी साथ लाने की पूरी कवायद की जा रही है। 3 देश ऐसे थे जिन्होंने इस निंदा प्रस्ताव से दूरी बनाई थी, जिसमें भारत, यूएई और चीन थे। और ऐसे में चीन और रूस की जो दोस्ती है उसको दुनिया जानती है। ऐसे में जो भारत और यूएई है उनको साथ लाने की पूरी कवायद है और जो प्रस्ताव संशोधन है वो बनाया जा रहा है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, जंग के मैदान में खुद मोर्चे पर आए राष्ट्रपति जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति अब खुद मोर्चा संभाल रखा है और सेना की कमान अपने हाथ में ले ली है। जेलेंस्की अब खुद सेना को निर्देश दे रहे हैं और एक वीडियो उन्होंने थोड़ी देर पहले जारी किया था और जिस तरीके से रूस ने कहा कि जेलेंस्की फरार हो गए हैं, उसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद कमान अपने हाथ में ली। उन्होंने कहा कि मैं यही हूं, कीव में हूं, मेरा पूरा परिवार यही है, हम लोग कायर नहीं है। और अब सेना को खुद राष्ट्रपति कमान दे रहे हैं, जबकि रूस की तरफ से कहा गया है सेना को कि आप तख्ता पलट करिए, इसके बाद ही हम अपना ऑपरेशन रोकेंगे। इन सब के बीच ये बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना की कमान अपने हाथ में ली है और सेना को खुद वो अब कमांड दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जो वॉर छिड़ा हुआ है, अब उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोर्चा खुद संभाल रखा है। इसके पहले रूस की तरफ से ये बात कही गई थी कि जेलेंस्की फरार हो गए हैं, छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस पर खुद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि हम फरार नहीं हुए हैं और खुद उन्होंने सेना की कमान अपने हाथ में ले ली है। तो रूस ने युद्ध छेड़ रखा है, लेकिन इन सब के बीच यूनाइटेड नेशंस में एक हफ्ते में 7 बार आपात बैठक हुई है। इसके पहले जो बैठक हुई उसमें रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। अमेरिका ने प्रस्ताव लाया और इसको लेकर वोटिंग की बात सामने आई, लेकिन रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और हम ये पूरा आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। जो यूएन में प्रस्ताव लाया गया था अमेरिका की तरफ से, उसके पक्ष में 11 ने वोट किया, विपक्ष में 1, यानी रूस ने खुद विपक्ष में वोट किया। 3 जो देश थे वो गैर हाजिर थे।
यानी ये जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था, अब आपको हम बताते हैं कि प्रस्ताव के साथ कौन थे। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 11 देश थे। प्रस्ताव अमेरिका लेके आया था, उसका एक और साथी। 11 देश ने उस पर अपना समर्थन जताया। प्रस्ताव पर वीटो रूस ने कर दिया। और जो गैर हाजिर रहे, भारत, चीन और यूएई। इसमें चीन तो इनका स्थायी सदस्य है, भारत और यूएई अस्थायी सदस्य हैं। तो ये लोग जो है इस निंदा प्रस्ताव में वोटिंग के दौरान नहीं रहे लोग। और ये जो अब आपको बताएं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें कुल 5 जो देश हैं वो स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो ऐसे में अब आप देखिए, हम बता रहे हैं कि 5 वो स्थायी देश कौन कौन से हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस। अच्छा, इसमें यह है कि अगर इन 5 में से किसी भी प्रस्ताव पर किसी भी देश ने अगर वीटो ले लिया तो वो प्रस्ताव गिर जाएगा। हुआ यही, जब अमेरिका ने यह प्रस्ताव लाया तो रूस चूंकि उसका स्थायी सदस्य है, रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और यह प्रस्ताव गिर गया। और ये देखिए 10 जो सदस्य होते हैं उनको अस्थायी तौर पर मान्यता दी जाती है। 10 सदस्य होते हैं जिसमें भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई, ये ऐसे सदस्य हैं जो 10 सदस्य हैं जो कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के ये 15 देश हैं जिसमें भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई समेत 10 देश हैं जो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। और कल जब रूस के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था उसमें कहा गया है कि यूक्रेन में जो हमला हुआ है वो उचित नहीं है, गलत है। तुरंत जो है बिना शर्त रूस जो है वहां से अपनी सेना को वापस बुलाए। तो ये प्रस्ताव आया था। दरअसल अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें कहा गया था कि जो यूक्रेन पे हमला किया गया है वो गलत है। बिना शर्त रूस अपनी सेना को लेकर वापस आए और जिस तरीके से रूस ने हमला किया है वो गलत है। पुतिन को लेकर भी कहा गया कि जो राष्ट्रपति पुतिन है वो हठधर्मी अपना रहे हैं। इसको लेकर ये प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव गिर गया क्योंकि 5 जो सदस्य हैं उनमें से उनको एक पावर दिया गया है कि किसी भी प्रस्ताव पर अगर कोई भी एक देश वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव वहीं गिर जाता है। इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं जिसमें भारत और यूएई ने हिस्सा लिया है इस वोटिंग में, और चीन चूंकि स्थायी सदस्य है वो भी हिस्सा नहीं लिया, तो ये प्रस्ताव गिर गया था। तो ये पूरा मामला है। अब इसको देखकर देखिए अब आगे क्या रणनीति होती है, क्योंकि मामला गंभीर है। यूएन में एक हफ्ते के अंदर 7वीं बार बैठक हुई है। तो यूएन के प्रस्ताव पर रूस का वीटो जो है पक्ष में 11, विपक्ष में 11। अच्छा, इन सब के बीच सैटेलाइट की तस्वीर सामने आई। अब देखिए किस तरीके से यूक्रेन पर जो हमले हुए हैं और क्या वहां के हालात हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये इतनी गाड़ियां हैं जो रूसी सेना के टैंकर्स हैं, जो उनके काफिले हैं। अब ये देखिए कि खार की जो तस्वीरें हैं, रूसी जो सैनिक है वहां पर उनका एक बड़ा काफिला वहां पर पहुंच चुका है। तो यानी युद्ध अब भीषण रूप अख्तियार करता जा रहा है। और इन सब के बीच तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से बमबारी की गई है। कई जगहों पर यह भी खबर आई कि जो रिहायशी इलाके थे वहां पर भी कुछ बम धमाके हुए हैं। हालांकि रूस ने साफ किया कि भाई हम जो है सिर्फ मिलिट्री बेस पर हमला कर रहे हैं और नागरिकों पर हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसी तस्वीरें आ भी रही हैं जो वहाँ के कुछ वीडियो सामने आए जो हमने आपके सामने रखे कि कुछ रिहायशी इलाकों में भी बम धमाके की खबरें सामने आई हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जो सैटेलाइट की तस्वीर आई है आप उसमें देखिए क्या हालात हैं यूक्रेन के, और दूसरी तरफ आप देखिए ये रूसी सेना का काफिला है जो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक तरफ जो आप देखिए राजधानी कीव में जबरदस्त जो है युद्ध चल रहा है। कई जगहों पर रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद अब जो है यूक्रेन सेना की कमान अपने हाथ में ले रखी है और वो खुद सेना को कमान दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच, इस जंग के बीच जो सबसे दुखद पहलू होता है, मानवता, जो इंसानियत है वो यहाँ पर रो रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर में, मेट्रो स्टेशन में और बेसमेंट में छुपे हुए हैं। वहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आंसुओं का सैलाब वहाँ पर है। लेकिन इन सब के बीच एक युद्ध है और युद्ध की विभीषिका आप देखिए। वहाँ पर कई शहरों को तबाह किया गया है। राजधानी कीव की बात करें, वहाँ पर आप देखिए जितने भी सैन्य प्रतिष्ठान थे उनको तबाह किया गया है। इसके अलावा भारी तबाही वहाँ पर मचाई गई है।
और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट वीएन झा जी जुड़ रहे हैं। वीएन झा जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब देखिए तीसरा दिन है और हमने देखा है कि युद्ध तो कुछ दिनों तक चलता है लेकिन मानवता सदियों तक रोती है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया था वो भी गिर गया। तो एक बार तो हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि ये जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था अगर ये पास हो जाता तो क्या होता, अब गिर गया है तो इसके मायने क्या है? देखिए, जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था वो तो लाजमी था, क्योंकि किसी भी जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मेजर जो तकरार होते हैं देशों के जी, उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है कि ये आगे आने वाले युद्ध को रोक सके। लेकिन आप यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, सुरक्षा परिषद का आप पिछले लगभग 30 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए। यही होता आ रहा है कि जो मजबूत कंट्री है वो अपना जो वर्चस्व है वो कायम रखते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी P5 के छत्र छाया में होते हैं या खुद P5 होते हैं, परमानेंट 5। तो परमानेंट 5 के पास में जो है वो वीटो राइट्स है और सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मसला जो है, कोई भी रेजोल्यूशन जो है, प्रस्ताव जो है, वो तब तक पास नहीं हो सकता अगर एक मेंबर ने भी वीटो लगा दिया तो वो पास नहीं हो सकता है, वो रद्द हो जाता है। तो जब यहाँ पे रशिया ने अटैक किया हुआ है और रशिया के खिलाफ आप प्रस्ताव लाए हुए हैं, निंदा प्रस्ताव लाए हुए हैं जी, तो ऑब्वियसली रशिया तो कभी भी इसको पास होने नहीं देगा। हाँ। तो ये तो जब आपने ड्राफ्ट किया था तभी पता था कि ये गिर जाएगा। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर बता दे, एक और बड़ी खबर आ रही है, रिनवे और लुट्स्क में एयर वार्निंग दी गई है। रिनवे और लुट्स्क में हवाई हमले का सायरन बजा है और इसके पहले हमने पहले दिन और दूसरे दिन के युद्ध में भी देखा था कि ये युद्ध के हमले का जो सायरन बजता है इसके बाद वहां के नागरिकों को भी चेतावनी दी जाती है, अलर्ट कर दिया जाता है कि भाई आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और अब जो खबर आ रही है, रिनवे और लुट्स्क में भी एयर वार्निंग जारी की गई है और हवाई हमले का सायरन बजा है। तो देखिए, एक के बाद एक शहर है जहां पर हमले रूस करता जा रहा है। अब रिनवे और लुट्स्क में भी हवाई हमले का सायरन बज गया है। झा सर, ये हम समझना चाहेंगे, कल हमने परसों भी देखा था कि किस तरीके से राजधानी कीव में सायरन बजा था, कल फिर जो है कीव बजा और फिर वहां के जो मेयर साहब थे उन्होंने सभी नागरिकों से निवेदन किया कि भाई आप लोग बंकर में चले जाएं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अब 2 शहर और हैं, वहां से भी ऐसी वार्निंग की खबर आ रही है, सायरन बजा दिया गया है। यानी अब वहां पर भी ये जो सायरन है ये बताया गया है कि यहाँ पर हवाई हमला हो सकता है, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। सायरन सिर्फ हवाई हमले के लिए ही नहीं लेकिन मिसाइल हमले के लिए भी होता है। अच्छा, वो मिसाइल अगर आपके रेडार पर आया हुआ है तो आप तो एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर देते हैं और अपना जो सायरन है, अपना जो डिफेंसिव पोस्टर है वो सायरन बजा के जितने आपके लोग हैं उनको आप कहते हैं कि आप सुरक्षित जगह पे, चाहे वो बॉम्ब से बचने के लिए जो शेड हैं या रॉकेट से बचने के लिए शेड हैं, वहां जाके आप बैठ जाओ जब तक कि ये एयर सायरन है जी। तो ये नेचुरल एयर डिफेंस टेक्निक्स होते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रूस ने जिस दिन उसने वार शुरू किया था उसी दिन उन्होंने ये चीज बताया था कि हम सिविलियन टारगेट्स पे हमला नहीं करेंगे जी। और जहां तक हम लोगों को सारी खबर मिल रही है, अभी तक एक भी सिविलियन टारगेट पे हमला नहीं हुआ है। सिर्फ 3 या 4 ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हुए हैं जिसमें कि यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, एयर डिफेंस मिसाइल थे, उन्होंने या तो हवाई जहाज को मारे हैं या उनके जो क्रूज मिसाइल थे उसको उस पे हमला किया हुआ है। तो वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे हवाई जहाज का चाहे क्रूज मिसाइल का, वो डिस्ट्रॉय होके वहीं पे शहर पे गिरी है और उससे जो क्षति हुई है वो सिविलियंस को अभी तक क्षति हुई है। अदरवाइज डायरेक्ट मिसाइल अटैक अभी तक सिविलियन एरिया में कहीं पे भी यूक्रेन में नहीं हुआ है। और आप ये भी याद रखिए, आपके दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसके सिर पे एक ऐसा एक्विजिशन टारगेट एक्विजिशन लगा होता है जो कि लगभग 1 मीटर के प्लस माइनस डिस्टेंस के वहां जाके गिरता है। और ये जितने भी मिसाइल्स वो दाग रहे हैं वो छोटे छोटे टारगेट के लिए नहीं दागेंगे, क्योंकि एक एक मिसाइल का कॉस्ट
करोड़ों में होता है जी। तो ये मिसाइल जो रूस जो दाग रहा है वो खास करके मिलिट्री स्टेशंस, जो रेडार सेंटर्स हैं, एयर डिफेंस है, एयरपोर्ट है, तो इन जगहों पे रूस हमला कर रहा है। तो जब भी इसका भनक मिलेगा यूक्रेन को और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को, तो ये सायरन बजेंगी और वो यही बताता है कि कुछ आपके तरफ में आ रहा है। अगर मिसाइल आ रहा है तो वो किसी न किसी सैनिक ठिकाने पे ही जाएगा, और अगर बीच में उस मिसाइल को आपने मारा तो फिर वो मिसाइल के जो टुकड़े टुकड़े होते हैं, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, वो कहीं भी गिर सकते हैं। जहां पे आपने उसको मारा है वहां से वो नीचे गिरेगा। अगर नीचे में रिहायशी इलाका है तो रिहायशी इलाके पे आग बरसेगी, फिर कुछ घरों में आग लग जाएगा, कुछ और चीजें होगी, और वही चीज कीव में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कल वो हमने तस्वीरें दिखाई थी कि एक जो है उन्होंने फाइटर जेट को गिराया था, वो एक रिहायशी बिल्डिंग पे गिरा था, वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। सर आपके पास आएंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के समर्थन में जॉर्जिया में प्रदर्शन किया गया है। रूस के खिलाफ लाखों लोगों ने मार्च निकाला है। आप देखिए, जॉर्जिया वो इलाका है जो बॉर्डर का इलाका पड़ता है, वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और अलग अलग देशों में हमने आपको कल भी तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, इन जगहों पर भी विरोध किया जा रहा है। खासकर राष्ट्रपति पुतिन का विरोध किया जा रहा है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, जॉर्जिया की तस्वीर है जहां पर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और रूस ने जो ये हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, उनका विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जॉर्जिया की तस्वीर है, और जॉर्जिया भी बॉर्डर का ही इलाका आता है। तो ऐसे में यूक्रेन के समर्थन में जॉर्जिया में प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग रूसी हमले का विरोध कर रहे हैं। और झा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए सर, अब जो है विरोध किया जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि अमेरिका में, ब्रिटेन में, अलग अलग देशों में विरोध किया जा रहा है। खासकर लोगों की नाराजगी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ थी। अब हम देख रहे हैं कि जॉर्जिया में भी विरोध किया जा रहा है। जॉर्जिया तो बॉर्डर वाला इलाका है। कल तो कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी, रूस में भी विरोध किया जा रहा है इस फैसले का राष्ट्रपति के। देखिए, जहां तक विरोध का सवाल है जी, तो जॉर्जिया तो ब्रेक अवे रिपब्लिक है ही। जॉर्जिया का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जहां पे के रूसी लोग रहते थे और उनकी एथनिसिटी रशियन थी, जिसके ऊपर में जॉर्जिया जो था वो उसी तरह का एट्रोसिटी कर रहा था जो कि यहाँ पे यूक्रेन में लुहांस और डोनेट्स्क में कर रहा था वो जी। तो ये 2008 की बात है, जबकि जॉर्जिया के उस छोटे से रिपब्लिक को रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था जी। तो इसीलिए जॉर्जिया की जो नॉर्मल जनता है, बाकी जनता है जो कि रूसी ओरिजिन के नहीं है जी, वो उनको तो ये चीज हमेशा खलता रहेगा। और हाँ। अभी जब यूक्रेन पे अटैक हुआ है तो उनको अपने वो दिन याद आते हैं 2008 के कि जबकि रूस ने उस छोटे से एरिया को जो कि रशियन डोमेन था उसको लिबरेट करने के लिए उन्होंने वहां पे छोटा सा हमला किया था। लिमिटेड अटैक था वो दो दिन का, और उसमें उसको लिबरेट करके वहां पे जो रूसी कम्युनिटी थी उनको वहां पे फ्री कर दिया था जी। तो ये तो होता रहेगा। आप तो जॉर्जिया तो खैर आखिर एंटी रशियन है क्योंकि जॉर्जिया पे रशिया ने हमला किया था। आप यहाँ भारत में ले लीजिए, भारत की सरकार आपके खुद के लिए भलाई के लिए कुछ करेगी तो यहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रीट पे आते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, हर जगह में। कल ही आपने देखा, कल या परसों दोनों दिन में हुआ था कि मॉस्को में ही जो एंटी रशियन एलिमेंट्स थे, या तो वो यूक्रेनियन थे या रशिया के ही जो वहाँ के अपोजिशन है वो लोग थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोगों को एक दिन के लिए वो उन्होंने हवालात में भी रखा, फिर नेक्स्ट डे उनको छोड़ दिया। तो ये जो प्रोटेस्ट जो होते हैं छोटे लेवल पे जो सिविलियंस के होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये होता रहेगा। तो ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि सारे लोग जो हैं वो आपके साथ में नहीं हैं किसी भी डिसीजन के लिए। आप दूर तो दूर चले जाइए, आपने देखी नहीं यहाँ पे हमने सीएए का जो बिल पास किया था उसके बाद हमारे यहाँ पे ही लोगों ने कितना हंगामा मचाया था जी। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये प्रोटेस्ट जो है ये उनकी राइट होती है, सड़क पे आना उनका जायज है, वो अगर वो चाहते हैं तो इसी तरह से उसको आप जॉर्जिया को देखिए, चाहे जॉर्जिया की बात कर लीजिए, चाहे आप मॉस्को की बात कर लीजिए। कल यूरोपियन नेशंस में, बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो रशिया के खिलाफ में। तो ये तो होता रहेगा जी। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रूस अपने सिटीजन के भलाई के लिए ये हमला कर रहा है तो ये कहीं न कहीं एक जायज इसको ठहराया जा सकता है। ये बिल्कुल जो हम कहते हैं ना कि एक अतिक्रमण की बात है, ये अतिक्रमण नहीं। डोनेट्स्क और लुहांस्क जो यूक्रेन की एरिया हैं, जो दो ब्रेक अवे रिपब्लिक हैं, यहाँ पे 2014 से लोग कैसे जी रहे हैं शायद आपके दर्शकों को पता हो या ना हो। कुछ शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 से उनकी जो पेंशनर्स थे उनके पेंशन बंद कर दिए गए, जिनको कि सोशल सिक्योरिटी एक यूरोपियन नेशंस में होती है कि जब आप रिटायर कर जाते हैं या जब आप काम करने लायक नहीं होते हैं तो आपको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तो उन सबों की सोशल सिक्योरिटी बंद हो गई थी। वहां पे लगातार गोलाबारी होता जा रहा था। ये 2014 से होता आ रहा है क्योंकि यूक्रेन फोर्सेस ये समझती हैं कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं ये हमारे खिलाफ हैं, ये इंसर्जेंट्स हैं, ये सेपरेटिस्ट हैं, क्योंकि वो रशियंस थे, वो रशियन बोलते हैं, उनको मेनलैंड रशिया से उनके ब्लड रिलेशंस हैं। और यूक्रेन जो है वो एंटी रशिया पॉलिसी अपना रही थी। यूक्रेन में रशियन लैंग्वेज जो था वो बंद हो गया। किसी का भी जिसका कि रूस से लेना देना था उसके ऊपर में जुल्म होने लगे। तो ये चीजें कब तक कोई सह सकता है? तो ये चीजें हैं। और पुतिन साहब को भी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि यूक्रेन इन इलाकों में, खासकर पूर्वी यूक्रेन में नरसंहार कर रहा। मैं आऊंगा सर, इसको चर्चा मैं आपसे करूंगा और समझूंगा आखिर क्या वहां पर विवाद है। एक बड़ी खबर आ रही, बता दूं आपको, यूक्रेन बॉर्डर पर एक साथ दिखे करीब 150 रूसी हेलीकॉप्टर। यूक्रेनी सीमा से लगभग 32 किलोमीटर दूर है हेलीकॉप्टर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यूक्रेनी सीमा से लगभग 32 किलोमीटर दूर है ये सारे हेलीकॉप्टर, जो अब यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। ये रूसी हेलीकॉप्टर हैं जिसमें सेना के जवान हैं। और अब देखिए हवाई हमले को लेकर जो हमने थोड़ी देर पहले खबर चलाई थी कि सायरन बजा था, अब उसकी बानगी दिख भी रही है कि 32 जो रूसी हेलीकॉप्टर हैं वो यूक्रेन से मात्र 30 से 32 किलोमीटर दूरी पर दिखाई दिए हैं। वीएन झा सर, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले यही चर्चा कर रहे थे कि सायरन बजा, आपने भी कहा कि ये हवाई हमला या फिर मिसाइल हमले का सायरन हो सकता है। और अब जो खबर आ गई करीब 32 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, करीब 160 से ज्यादा हेलीकॉप्टर यूक्रेन के करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आप मुझे ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी बुला सकते हैं। 36 साल सर्विस हो चुकी है जी सर। तो इसीलिए मैं जो आपको बताता हूँ वो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जी सर। देखिए, जब हेलीकॉप्टर वहां पे है, ये तो आप आज दिखा रहे हैं जी। परसों रात में किसी चैनल पे मैं लाइव था जी, और उस समय में एक लाइव फोटोग्राफ उन्होंने दिखाई थी, लाइव वीडियो उन्होंने दिखाई थी कि यूक्रेन के ठीक आउटस्कर्ट्स में हेलीकॉप्टर्स जो थे वो चले जा रहे थे जी। और ये परसों शाम की बात है। हाँ, परसों भी दिखाया आप ये जी, तो ये आप याद रखिए कि परसों ही जो यूक्रेन का एयर स्पेस है जी, उसमें किसी न किसी तरह से रूस का एक दबदबा बढ़ गया था। हेलीकॉप्टर तभी किसी एनिमी कंट्री में फ्लाई कर सकते हैं जबकि या तो एयर सिक्योरिटी हो या एयर सस्टेनेंस हो, मतलब फेवरेबल एयर सिचुएशन हो जी। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि एयर सिक्योरिटी वो चीज होती है जिसमें आपका कोई भी जहाज अगर एनिमी एयर स्पेस में है तो उसको किसी भी तरह का एरियल थ्रेट नहीं है। अच्छा। मतलब एयर से कोई थ्रेट नहीं है, किसी और जहाज से कोई थ्रेट नहीं है, तभी इसको बोलते हैं एयर सिक्योरिटी। उसमें आप चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे आपका ड्रोन हो, चाहे आपके फाइटर जेट्स हो, वो जिसको चाहे नष्टो नाबूद करते रहे, उसके ऊपर में कोई थ्रेट नहीं आएगी। तो वो होती है एयर सुपीरियरिटी। और जैसे हेलीकॉप्टर्स जो है, लो फ्लाइंग जो है, ये रेडार्स को अवॉइड करते हुए जाते हैं। ये जब फेवरेबल एयर सिचुएशन होता है तब जाते हैं। तो यूक्रेन के अंदर में फेवरेबल एयर सिचुएशन परसों शाम से ही स्टैब्लिश हो गई थी। तो आज जो आप देख रहे हैं कि 126 या ऐसे कुछ हेलीकॉप्टर हैं जी, ये सारे गनशिप्स हैं, हेलीकॉप्टर गनशिप्स हैं। इसमें गोले बारूद वो सब सारी चीजें हैं। क्योंकि क्या हो रहा है अभी यूक्रेन में, कि जो यूक्रेन का दो मैंडेट था, आपके जो दर्शक हैं वो शायद समझते होंगे, जो रूस का था अटैक करने का, दो मैंडेट था। पहला कि ये डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिसको कि डोनबास एरिया कहलाता है, वहां से सारे यूक्रेनियन
सेना को खदेड़ देना, वहां से भगा देना। और दूसरा मैंडेट था कि यूक्रेन का जो मिलिट्री पावर है उस मिलिट्री पावर को ध्वस्त कर देना। इसमें यह आता है कि मिलिट्री के दो रोल होते हैं, एक होता है ऑफेंसिव अटैकिंग और दूसरा होता है डिफेंसिव। तो यहाँ पे मैंडेट दिया गया था रूसी सेनाओं को कि वहां पे अटैकिंग कैपेबिलिटी जो है यूक्रेन के मिलिट्री की उसको ध्वस्त कर दो। और उसी के नाम में उसी के जो एफर्ट है उसमें 160 या 170 मिसाइल दागे गए हैं और ये सारे मिसाइल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे दागे गए हैं और कहीं नहीं, क्योंकि रशिया को यूक्रेन के एक एक मिलिट्री ठिकाने का पता है। वो उन क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल में वो लोकेशन कोऑर्डिनेट जो है वो उसमें फिलअप करते हैं और मिसाइल को दाग देते हैं। फिर वो मिसाइल वहीं जाके गिरेगी जिसका कि कोऑर्डिनेट उसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड उसको दिया गया है और उसके 1 मीटर या 2 मीटर के आसपास में गिरेगी। और मिसाइल की जो मारक क्षमता होती है लगभग 50 से 100 मीटर जो होता है वो बिल्कुल ध्वस्त कर देता है। तो इसी तरह से उसका अटैक होता है। तो यूक्रेन के मिलिट्री पे पिछले 3 दिन से अटैक होता आ रहा है। मिलिट्री कब तक सस्टेन करेगी, वहां पे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कल देखिए, कल तो वहां के राष्ट्रपति ने भी मान लिया था कि 96 घंटे में ये हमारी दीवार टूट जाएगी और रूस कब्जा कर लेगा। सर आऊंगा मैं आपके पास और चर्चा करेंगे इस पर कि अब आगे यूक्रेन के पास क्या विकल्प बचता है, क्या वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि रूस कह रहा है भाई अब समझौता नहीं होगा और सेना को कहा है कि भाई आप जो है तख्ता पलट करें। तो तख्ता पलट के हालात में क्या होगा इसको भी हम समझेंगे ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर से।